प्रिय विद्यार्थियों, एमकॉम फाइनल एबीएसटी की क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। कल हमने कंपनियों के कुल कर निर्धारण के संबंध में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की और इसमें कुछ कंपनियों के प्रकार हमने पढ़े। इसी से आगे बढ़ते हुए जैसे कल हमने भारतीय कंपनियों और घरेलू कंपनियों के बारे में अध्ययन किया। घरेलू कंपनी के बारे में एक बार पुनः वापस आपसे रिपीट कर देता हूँ कि घरेलू कंपनी से आशय या तो भारतीय कंपनी से होता है या अन्य किसी भी ऐसी कंपनी से होता है जिसने भारत में लाभांश घोषित करने और लाभांश के भुगतान करने का निर्धारित प्रबंध कर लिया हो, यानी वह घरेलू कंपनी मानी जाएगी। इसके अलावा भी अगर कोई जो 3 बिंदु बताए थे जिसमें कि कंपनी ने अपने समस्त संस्थानियों का अंश रजिस्टर भारत में स्थित अपने मुख्य व्यापारिक स्थान पर नियमित रूप से रखा हो, कर निर्धारण से संबंधित गत वर्ष के बही खातों का अनुमोदन के लिए लाभांश घोषित करने के लिए कंपनी की साधारण सभा भारत में ही किसी स्थान पर की जाएगी, और तीसरा जो पॉइंट था कि सभी अंशधारियों को लाभांश का भुगतान भारत में ही किया जाएगा। तो अगर इस प्रकार की व्यवस्थाएं कोई कंपनी कर लेती है तो आयकर नियम 1962 के तहत उस कंपनी को घरेलू कंपनी माना जाएगा। लेकिन यदि किसी कर निर्धारण वर्ष के संबंध में कंपनी व्यवस्थाएं नहीं करती है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि उस वर्ष के लिए यह माना जाएगा कंपनी ने भारत में लाभांश घोषित करने और भुगतान करने का निर्धारित प्रबंध नहीं किया है। और स्पष्ट है कि एक भारतीय कंपनी तो हमेशा घरेलू कंपनी होती है, तो वे कंपनियां जो भारतीय कंपनी नहीं है, यदि उपरोक्त व्यवस्थाएं, ये जो 3 व्यवस्थाएं की है वो कर देती है तो वो भी घरेलू कंपनी की श्रेणी में आ जाती है। स्पष्ट है, भारतीय कंपनी घरेलू कंपनी है, और अगर भारतीय कंपनी नहीं है और वह व्यवस्थाएं, ये 3 व्यवस्थाएं कर देती है तो वह भी घरेलू कंपनी की श्रेणी में आ जाती है। कर निर्धारण के उद्देश्य से घरेलू कंपनियां 2 प्रकार की हो सकती है, विस्तृत नियंत्रण वाली घरेलू कंपनी, एक संकुचित नियंत्रण वाली घरेलू कंपनी। पहला विस्तृत नियंत्रण वाली घरेलू कंपनी, वाइडली हेल्ड डोमेस्टिक कंपनी, वह घरेलू कंपनी जिसमें जनता का सार्वजनिक हित होता है, विस्तृत नियंत्रण वाली घरेलू कंपनी कहलाती है। और वह घरेलू कंपनी जिसमें जनता का सार्वजनिक हित नहीं होता है, संकुचित नियंत्रण वाली घरेलू कंपनी कहलाती है, क्लोजली हेल्ड डोमेस्टिक कंपनी। अब जनता का सार्वजनिक हित क्या होता है इसको हम आगे स्पष्ट करेंगे। फिलहाल ये जाने कि घरेलू कंपनियां 2 प्रकार की हो सकती है, विस्तृत नियंत्रण वाली घरेलू कंपनी और संकुचित नियंत्रण वाली घरेलू कंपनी। दूसरा, अघरेलू कंपनी अथवा विदेशी कंपनी, नॉन डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी। यदि कोई कंपनी ना तो एक भारतीय कंपनी है और न ही उसने भारत में लाभांश घोषित करने और उसके भुगतान करने का निर्धारित प्रबंध किया है तो ऐसी कंपनी अघरेलू कंपनी कहलाती है, जिसे हम विदेशी कंपनी कहते हैं। विनियोग कंपनी, विनियोग कंपनी से आशय जैसा स्पष्ट है कि ऐसी कंपनी की आय में इन्वेस्टमेंट से संबंधित इनकम होती है। तो ऐसी कंपनी जिसकी सकल कुल आय में मुख्य रूप से ऐसी आय सम्मिलित होती है जो मकान संपत्ति से आय, पूंजी लाभ से आय, अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत आय आती हो या प्रतिभूतियों के ब्याज के रूप में आय हुई हो, तो ऐसी कंपनियों को विनियोग कंपनी कहा जाता है। ये हमने कंपनियों के प्रकार देखे जिसमें हमने भारतीय कंपनी पढ़ा, घरेलू कंपनी, और घरेलू कंपनी के 2 पार्ट, विदेशी कंपनी या अघरेलू कंपनी और विनियोग कंपनी। अब बीच में जैसे एक पॉइंट आया था, एक बिंदु हमारे पास आया था कि कंपनी जिसमें जनता का सार्वजनिक हित होता है, यानी कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। तो आयकर, इस संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 218 में पूर्ण रूप से स्पष्ट किया हुआ है
कि कौन कौन सी कंपनियां ऐसी है जिनमें जनता का सार्वजनिक हित होता है। इसमें पहला है कि सरकार और रिजर्व बैंक के स्वामित्व वाली कंपनियां। सरकार और रिजर्व बैंक के स्वामित्व में जितनी भी कंपनियां आती है वो सभी, उन सभी में जनता का सार्वजनिक हित होता है। इसके अलावा भी ऐसी कंपनी जिसके कम से कम 40% अंश सरकार अथवा रिजर्व बैंक अथवा किसी ऐसे निगम के पास है जिसका स्वामित्व रिजर्व बैंक के पास है, तो उसे भी हम जनता के सार्वजनिक हित वाली कंपनी मानेंगे। अब ये 40% अंश जो है अलग अलग भी हो सकते हैं अथवा इन सबके द्वारा रखे गए अंशों का योग भी हो सकता है। यानी थोड़ा, अगर कुछ अंश सरकार के पास है, कुछ अंश रिजर्व बैंक के पास है, कुछ अंश किसी ऐसे निगम जिसका स्वामित्व रिजर्व बैंक है इनके पास है, तो इन सब का योग जोड़ करके 40% अंश माना जाएगा। योग अगर 40% से अधिक आता है तो जनता के सार्वजनिक हित वाली कंपनी माना जाएगा। अब 40% अंशों का अर्थ कंपनी की कुल पूंजी के 40% वाले मूल्य वाले अंशों से होगा। दूसरा है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत रजिस्टर्ड कंपनियां। कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत रजिस्टर्ड कंपनियां वे कंपनियां होती है जिनका निर्माण वाणिज्य, कला, विज्ञान के विकास के लिए या धार्मिक, पुण्यार्थ और अन्य गैर लाभदायक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। दूसरा, ये अपने सदस्यों को लाभांश देने पर प्रतिबंध लगाती है। तो इस प्रकार की कंपनियों को जनता के सार्वजनिक हित वाली कंपनियां माना जाता है। तीसरा, बोर्ड द्वारा घोषित कंपनी, सीबीडीटी द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स द्वारा भी अगर किसी कंपनी को, चाहे उसकी कोई अंश पूंजी नहीं है लेकिन उसकी प्रकृति, उद्देश्य, सदस्यों की संरचना या अन्य ऐसे ही तत्वों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने अपने आदेश द्वारा जनता के सार्वजनिक हित वाली कंपनी घोषित कर दिया है, तो जितनी अवधि के लिए या जिस अवधि के लिए ये घोषणा की गई है उस अवधि के लिए उस कंपनी को जनता के सार्वजनिक हित वाली कंपनी माना जाएगा। पारस्परिक हित वाली वित्तीय कंपनियां, म्यूचुअल फंड्स है ना, ऐसी कंपनियां जिनका व्यवसाय मुख्य रूप से अपने सदस्यों की जमा स्वीकार करने का है, जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा एक निधि या पारस्परिक हित वाली सोसाइटी घोषित कर दिया गया है। यानी ये सदस्यों की जमाएं स्वीकार करती है, तो इन्हें भी जनता के सार्वजनिक हित वाली कंपनियां माना जाएगा। अगला पॉइंट है कि सहकारी समितियों के स्वामित्व वाली कंपनियां, ऐसी कंपनी जिसके कम से कम 50% मताधिकार वाले अंश एक या अधिक सहकारी समितियों के नाम शर्त रहित आवंटित कर दिए गए हैं या एक या अधिक सहकारी समितियों ने प्राप्त कर लिए हैं तथा संबंधित गत वर्ष की पूरी अवधि के दौरान एक या अधिक सहकारी समितियों द्वारा धारित किए गए हैं, तो ऐसी कंपनी को जनता के सार्वजनिक हित वाली कंपनी कहा जाएगा। अगला जो पॉइंट है कि सार्वजनिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी भी जनता के सार्वजनिक हित वाली कंपनी मानी जाएगी। लेकिन एक ऐसी कंपनी जो कंपनी अधिनियम 2013 में दी गई परिभाषा के अनुसार एक प्राइवेट कंपनी नहीं है और नीचे ये जो शर्तें दी गई है इन शर्तों की अगर पूरा करती है। पहला है कि संबंधित गत वर्ष के अंतिम दिन कंपनी के साधारण अंश भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्कंद बाजार में सूचित हो या सूचीबद्ध है, लिस्टेड हो, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अगर किसी कंपनी के शेयर्स लिस्टेड हैं। दूसरा, यदि इस कंपनी में कम से कम 50% मताधिकार वाले साधारण अंश संबंधित पूरे गत वर्ष में बिना किसी शर्त के निम्नलिखित के पास रहे हैं। 50% शेयर्स यदि सरकार, दूसरा केंद्रीय, राजकीय, प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित निगम या ऐसी कंपनी जिसमें जनता का सार्वजनिक हित है या उसकी सहायक कंपनी, बशर्ते कि सहायक कंपनी की संपूर्ण अंश पूंजी पूरे गत वर्ष के दौरान उस कंपनी के पास अथवा उनके नामांकित के पास रही हो।
तो ये शर्तें अगर पूरी होती है तो उसे हम सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत माना जाएगा। इसमें भी स्पष्टीकरण है कि यदि किसी कंपनी का व्यवसाय मुख्यतः जहाज़ों का निर्माण करने, विद्युत खनन क्रिया, बिजली या अन्य किसी प्रकार की शक्ति के निर्माण और वितरण से संबंधित है, तो उस कंपनी में 50% के स्थान पर 40% अंश निर्धारित संस्थाओं के पास होने पर ही वह कंपनी जनता के सार्वजनिक हित वाली कंपनी हो जाएगी। यानी सार्वजनिक कंपनी के अलावा भी अगर किसी के ऐसी कंपनी जो इन व्यवसाय में लगी हुई है और 40% अंश किसी सरकार, केंद्रीय राजकीय या प्रांतीय अधिनियम में स्थापित निगम के पास अगर है, तो वो जनता के सार्वजनिक हित वाली कंपनी माना जाएगा। स्पष्ट है ये बिंदु जो थे हमारे कि कंपनी जिसमें जनता का सार्वजनिक हित है, ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनको पब्लिक इंटरेस्ट वाली कंपनियां माना जाएगा। अब एक व्यक्ति जिसका कंपनी में सार्वजनिक हित हो, एक कंपनी के संबंध में सार्वजनिक हित रखने वाले व्यक्ति से आशय उस व्यक्ति से है जो कंपनी के उन अंशों का मालिक है जिन पर लाभांश की एक निश्चित दर नहीं है तथा जो कंपनी के कुल मतों के 20% या अधिक पर अधिकार रखता हो। यानी कुल मताधिकार वाले अंशों के 20% या अधिक, कम से कम 20% या उससे अधिक पे अगर वह अधिकार रखता है, किसी के पास है, तो उस व्यक्ति का उस कंपनी में सार्वजनिक हित माना जाएगा। यानी वह व्यक्ति उस कंपनी का महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिसको हम कह सकते हैं यानी वह व्यक्ति जिसका कंपनी में सार्वजनिक हित हो, यह माना जाएगा। धन्यवाद।